बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। मौज़ूआत आपने आज के देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। ये देखिए, फ़्रांस जो है दुनिया भर के अंदर इंतहाई इस्लाम दुश्मनी में बहुत आगे है। और इस आदमी ने, इसके एक जनरल ने जिस वक्त 1923 की जो टीटी ऑफ लुज़ैन हुई थी, तो उस वक्त ये सलाहुद्दीन के मज़ार पर सीरिया में आकर इसने उसके मज़ार के ऊपर लात मारी थी और कहा था कि सलाहुद्दीन राइस वी हैव कम बैक। ये इस्लाम दुश्मनी के अंदर नंबर 1 है, अगरचे नंबर 1 तो बरतानिया है। ये ज़ाहिर में जो जिसके दांतों से, जिसके ज़बान से, जिसके होंठों से, जिसके आँखों से, जिसके पेशानी से जो गुस्सा टपकता है इस्लाम के लिए, वो ये फ़्रांस का मुल्क है। और ये एक बदकिस्मती ये हुई है कि तुर्क दौर में, सल्तनत उस्मानिया में हम इसे फ़तह नहीं कर सके, इसमें वहाँ पर शिकस्त हुई है। लेकिन ये वक्त आ गया है कि इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा हम अगर हुआ तो हम इस दफ़ा फ़्रांस को रगड़ डालेंगे, रोन डालेंगे सब फ़्रांस को। जिस तरह से ये हमारी कह रहा है कि ये जो बिल्कुल पागल बन गया है, इसका तैयब एर्दोगान ने इस्लाम दुश्मन पर और खाकों का उसने ख़ुद इफ्तिताह किया है, जिसने कसम के साथ मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया है। OI जैसा एक मरीज़ और एक बीमार और एक मैंने OIC जैसी तंजीम जो कि करीबुल मर्ग है, उसने भी बयान इनके ख़िलाफ़ दिया है। लेकिन हमें उसकी परवाह नहीं है। लेकिन हमें अच्छी बात यह है कि एक तो तैयब एर्दोगान ने बात की है, कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने बात की है कि ये उन्होंने हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने तो ज़रा एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल की है, जबकि तैयब एर्दोगान ने ये कहा है कि ये जो फ्रांसी सदर है इसको अपने दिमाग का इलाज करना चाहिए। इसके बाद में फ़्रांस ने तुर्की से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया है। तो ये सूरत हाल ऐसी है। और इसके बाद में कुवैत ने इनके तमाम जो है, कुवैत ने और तुर्की ने इनके तमाम जो मसनूआत का बाइकाट कर दिया है। हम अपील करते हैं पाकिस्तानियों से कि वो मुकम्मल तौर पर फ़्रांस की जितनी भी चीज़ें उनको बाइकाट कर दें, कारों से लेकर, और जो भी चीज़ अब फ्रांस मेड इन फ्रांस हो उसको ख़त्म कर, दवा तक भी ना लें और बंद कर दें। जो कुछ भी बात हो, जिनका भी नुकसान हो रहा होता रहे, लेकिन हमें इन पर फ्रांस को इस वक्त हमें वो सज़ा देनी चाहिए जो ये याद करे सारी ज़िंदगी के पर। दूसरी बात जो है, हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा है कि तौहीन आमेज़ खाकों के ज़रिए से इस्लाम पर हमले लाइल्मी का नतीजा हैं। समाजी राब्ते में ट्विटर पर उन्होंने कहा है कि लीडर की खासियत यह है कि लोगों को मुत्तहिद रखता है, जबकि नेल्सन मंडेला ने लोगों को तस्लीम करने के बजाय मुत्तहिद किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फ्रांसीसी सदर मैक्रोन को इंतहा पसंदों को मौका नहीं देना चाहिए, कि उन्हें दुनिया की तकसीम करने के बजाय मामलात को हल करना चाहिए। एक दानिशमंदाना बात की इमरान खान ने, तो हम उसको सराहते हैं। लेकिन इमरान खान को उससे बढ़कर ये बात ये कहनी चाहिए कि वो फ्रांस की चीज़ों को, एक तो वो इंडिया का साथ दे रहा है, तो आप इंडिया का साथ देने दें उसको। हमने आपसे ये बात भी कल ये बात कही थी कि हमें अल्लाह का नाम लेकर और अल्लाह अकबर का नारा लगाकर हमें अपना जो है मौक़िफ़ को दुनिया के सामने लाना चाहिए। और इन लोगों को जिनका दिमाग ख़राब है, जो अपने पागलपन के इंतहा को पहुँच गए हैं, जो पहले भी ये सारी उम्र जो है, आप अब्दुल हमीद के ज़माने में जब सुल्तान अब्दुल हमीद जो थे, जो तुर्की के सल्तनत उस्मानिया के सरबराह थे, उस वक्त भी उन्होंने बदमाशी की थी। तो उस वक्त भी उन्होंने सुल्तान अब्दुल ने कहा था कि हम आप पर हमला करने जा रहे हैं। तो फिर इसके बाद उन्होंने खाकों को वापस ले लिया था। और अब भी उन्होंने ये शरारत के से ये लोग बात ये हैं, स्वीडन है और डेनमार्क है, ये जैसे मुल्क हैं, जर्मनी भी ये छोटे छोटे छुट भैया जो लोग हैं, इनको फिर सजा देनी चाहिए। गुज़िश्ता हफ्ते जर्मनी में वाक़या हुआ था ना मस्जिद पे हमला का, अब भी हमला कर रहे हैं। उस पे तैयब एर्दोगान ने उस पे फिर रद्द-ए-अमल दिया था। जी हाँ, सही दिया और था। तैयब एर्दोगान का जो किरदार है वो अभी इस वक्त बड़ा मिसाली बना हुआ है। भाई बात ये है कि वो एक मुजाहिद के तौर पर खड़ा है, उसकी ज़िंदगी को ख़तरा भी है और वो तजर्बे भी कर रहा है। उसको अमेरिका ने धमकी दी है, क्योंकि S-400 के पर वो तजर्बे करता चला जा रहा है। जो उसको S-400 मिल गया ना, S-400 सिस्टम जो रशिया से मिला है, उस पर नए तजर्बे कर रहा है जी। तो उस पर अमेरिका ने उसको धमकी दी है, तो उसने उसकी परवाह नहीं की है। तो अब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तानियों पे ये लाजिम हो गया है कि वो फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकाट करें। जहाँ भी देखें मेड इन फ्रांस, उस दुकान से और उस दुकान से कह दें कि ये आइंदा ये नहीं आएगी, हम इसको नहीं ख़रीद रहे हैं, कोई और चीज़ ख़रीद लें, लेकिन फ्रांस की चीज़ को फ्रांस का बाइकाट करते हैं। फ्रांस की चीज़ें पाकिस्तान में हैं, उनकी एक लिस्ट मुतरतब करें और वो हमें दें, ताकि हम अगले प्रोग्राम के अंदर उसका ऐलान करें कि ये चीज़ें फ्रांस से आती हैं, इसका बाइकाट किया। जी मेरे साहब, गिलगित-बल्तिस्तान के इलेक्शन पे बात कर रहे हैं, तो कर्नल रिटायर्ड उबैदुल्ला बेग साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कर्नल उबैदुल्ला साहब।
मैं अब आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम सच बात में। फरमाइए कि आप हुंजा से खड़े हो रहे हैं, आप जैसा मुहब्बे वतन शख्सियत की कामयाबी के कितने इम्कानात हैं? मैं सच टीवी चैनल का बहुत ही मशहूर हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल की विसातत से कौम के साथ बातचीत करने के लिए मौका आप दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस दफा गिलगित बल्तिस्तान में और बिलखसूस हुंजा GPLA 6 में क्लीन स्वीप करेगी और एक अच्छे अंदाज में अवाम के उम्मीदों पे भरपूर उतर के लोगों की नुमाइंदगी का इजहार करेगी। और इधर अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और उनकी टीम का मशहूर है कि लास्ट टाइम भी वो लास्ट ईयर भी गिलगित में तशरीफ लाते उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी के दौरान 1947-48 में जिन गाजियों ने जिन शहीदों ने अपनी कुर्बानियां दे के इस इलाके को आज़ाद करवाया था, उन्हें खराज तहसीन पेश किया था। और इस साल 1 नवंबर को वो तशरीफ ला के गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की उमंगों के मुताबिक आलिमी या अबूरी सूबे का मुतालिबा पूरा करके इंशाल्लाह तारीख रकम करेंगे। और इसी तरह हुंजा के अवाम के लिए भी हमें उम्मीद है कि एक एडिशनल सीट का ऐलान करेंगे। और फिर इसी तरह हुंजा अताबाद जो झील बनी है उससे 50 मेगावाट प्रोजेक्ट का और उनसे मुतासरीन के लोगों के लिए एडजस्ट करने के लिए भी इंशाल्लाह ऐलान करेंगे। तो इसी तरह लोगों को इधर रोजगार का भी मसला हल होगा इस प्रोजेक्ट के जरिए और तरक्की की एक नई लहर आएगी। जब जहाँ बिजली होगी, सड़कें होंगी, तो वहाँ टूरिज्म का और सीपेक के गेटवे होने के हिसाब से इलाके में एक नई उम्मीद और एक नई तरक्की के सफर का आगाज होगा, जो कि न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के लिए बल्कि पाकिस्तान और पूरी दुनिया के लिए भी ये एक तरक्की का सफर होगा। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि यहाँ से पूरे अंदाज में PTI को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दे के कामयाब करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कर्नल उबैदुल्ला साहब, आपका अल्लाह आपसे दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। जी 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 जनाब। बेटा साहब ब्रेक के लिए कहा जा रहा है जी तो ब्रेक के बाद आएंगे तो ज़रा एक तजिया कर दीजिएगा कि इम्कानात क्या हैं। जी 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 नाज़रीन मकसूदा वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद दोबारा आते हैं। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा मेरे साहब देखिए जैन साहब, एक तो मैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन पे ये तबसरा करना चाहता हूँ कि जनाब मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहाँ मौजूद हैं, वो 10-15 दिन तक रहेंगे। उस उम्मीद में हैं कि जो साहब ये जो है गिलगित बल्तिस्तान का सूबा उनको मिल जाए। उस पर हमारा ये लखलखा ये था कि अगर आप एक तरफ एक सिंध को दे देंगे जो एक इंतहा है, सिंध आपने दिया हुआ है, और साथ साथ में आपने उनको शुरुआत जहाँ जहाँ से सीपैक की होती है वो भी उनको सूबा दे देंगे, तो इनकी बारगेनिंग पोजीशन बहुत बढ़ जाएगी। तो क्या ये एस्टेब्लिशमेंट इस बारगेनिंग पोजीशन को इतनी बड़ी पोजीशन, उनकी बारगेनिंग पोजीशन को इतना वेटेज देने के बाद में उसकी मुतामिल हो सकती है, उसको बर्दाश्त कर सकती है? उसके बाद में जो उनका वेटेज बढ़ जाएगा, उनकी डिमांड बढ़ जाएंगी, उनका दबाव बढ़ जाएगा। तो ये मेरे ख्याल में अकल से बैद बात है कि आप दोनों किनारे उनको दे देंगे और फिर बाद में आप ब्लैकमेल होंगे, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि तो क्या करें, नवाज शरीफ को तो नहीं देना है, आप तो PTI को, वहाँ का जो तरीक़ाकार है, वहाँ का तरीक़ाकार यही है कि जो भी रूलिंग पार्टी होती है वो इलेक्शन जीतती है, जो भी मरकज़ में रूलिंग पार्टी होती है वो वहाँ पर इलेक्शन जीत जाती है जी। तो अब सवाल ये है कि वो लोग, क्योंकि उन लोगों का ये ख्याल है कि अगर हमारी अगर अब भी ये है कि क्योंकि अगर जो आदमी सूबा बनाने जा रहे हैं, बेशक पीपल पार्टी ने ये काम शुरू किया था, बेशक पीपल पार्टी की ये ख्वाहिश है, लेकिन इस वक्त तो PTI हुक्मरान है और वो PTI आपको सूबा दे रही है, आपको बना के दे रही है, तो फिर आप जाहिर है कि PTI को कामयाब करेंगे। तो PTI के अंदर जो है हमारा उबैदुल्ला बेग भी है,
लेकिन मसला ये पीटीआई की शादी, उनका जो सूबाई सदर की जो रैलत हुई ना अचानक, हाँ जाफर शाह साहब की, उसका हाँ बड़ा असर पड़ा। हाँ, जाफ़र शाह एक बहुत अच्छा कैंडिडेट था और जी। वो हम उससे मिलना भी चाहते थे जब हम वहाँ गए थे। सीनियर रहनुमा हाँ, थे। और वो लेकिन और खैर वो कोई बात नहीं है, लेकिन कोई और आ जाएगा। इंसानों की जिंदगी, एक आदमी दुनिया है, चलती रहती है, बिल्कुल, ये बात नहीं है। लेकिन वो धचका लगता है नहीं, पार्टी कर्नल को। उबैदुल्ला बताते खुद एक बहुत अच्छा आदमी है, उसको बनाते हैं। लेकिन वो तो एक हल्के के ठीक है, एक हल्के, हाँ लेकिन ओवरऑल जो एक असर था ना, है ना, वो पीपल्स पार्टी का दायरा वहाँ मजबूत गढ़ भी है एक। हाँ, एक बात ये और भी है, ये हाँ, भी ठीक बात है आपकी कारकुनान बात की है। हद तक क्योंकि पीपल्स ये जो पार्टी। था जो आपका जो मुस्लिम लीग नून का था, ये काफ़ी इसके भाई ने काम बहुत किया था। हफीजुल्लाह, हाफिज़ुर-रहमान, हफीजुर-रहमान साहब। तो इनके भाई ने बहुत काम किया था। तो हाफिज़ुर-रहमान ने अपना काम हमेशा दिखाया। वो उस वक्त भी हमारे हमारे सेमिनार में, जो कि एक नॉन पॉलिटिकल सेमिनार था, उसमें भी उसने पॉलिटिक्स की बातें की। तो मैंने कहा उस वक्त भी कि तुमने अपना अपना हिस्सा ज़रूर डाल दिया अपने नवाज शरीफ साहब को खुश करने के लिए। आपने वहाँ पर भी आपने अपने जो आपने उससे बात की थी। लेकिन उनके जो दौरे इख्तिदार में ना अकरबा परवरी के संगीन इल्जामात रहे उनके पर भी ऊपर। हुई है, बेईमानियाँ हुई हैं भाई। ये बड़ा मसला है कि यहाँ पर जो आदमी आता है, हर आदमी पैसे बहुत बनाता है, ये बड़ा मसला है। सियासत में इस खर्चा, तरह मेहदी शाह का भी मसले बहुत ज़्यादा हैं। मेरे साहब खर्चा ही ऐसा है सियासत का, तो पैसे तो बनाएगा ना, यार जो भी यार आएगा तो अभी क्या करेगा। अल्लाह के बाद तो आप दोगे ना, फिर खर्चे का हिसाब कैसे दोगे? मेरे साहब मसला ये कि आपका सिस्टम पॉलिटिकल ऐसा है कि इलेक्शन आप लड़ ही नहीं सकते जब तक आपके वसाइल ना हो। हाँ ठीक है, ये बात अगर आपके पास सिस्टम ये सही होता तो फिर पैसे की जरूरत नहीं थी। ठीक हो गया जी। जी अच्छा, खैर अच्छा जी, अब इसको आप आ बात जाए। ये है कि ये अब बात ये सुना ये जा रहा है कि जैसा कि हमने पहले कल फ्राइडे को कहा कि भाई ये इस कोशिश में है पीपल पार्टी की, ये इनको मिल जाए, ये हुकूमत मिल जाए तो फिर वो इसका धड़ तख्ता कर देंगे पीडीएम का। पीडीएम का वैसे भी धड़ तख्ता हो जाएगा, क्योंकि हर पार्टी अलग से चल रही है। अच्छा मेरे साहब, अभी तक ये लोग भाई नहीं, देखो ना, उनके पास कोई सिस्टम नहीं बना है कोई। अब मौलाना फजल रहमान की लीडरशिप में कौन चलेगा? मुझे एक बात बताइए, आप बताइए कि कोई भी पार्टी दिल से उसके साथ नहीं। नवाज शरीफ साहब का तरीका ये है कि नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह से वो जस्टिस जो साहब थे उनको इस्तेमाल किया, उसमें पैसा लगाया नवाज शरीफ साहब ने। इफ्तिखार चौधरी साहब इफ्तिखार चौधरी को सारा पैसा नवाज शरीफ ने लगाया, और ये बेवकूफ़ बना, ये तुम्हारा जो एतजाज़ हसन साहब हैं, जो इतने बड़े वो गाड़ी चला रहे थे। हाँ, गाड़ी चलाते फिरते थे उनकी जी। अपने आप को बड़ा कहते थे, लेकिन इसलिए इसका कोई कदर नहीं हो सकी। अच्छा वो पैसे पे चल रहे थे, वकालत पे चल रहे थे। जरदारी साहब की एक बात है, सियासी सूझबूझ को मानना पड़ेगा। उन्होंने उस वक्त कहा था कि ये सियासी पार्टी बनाएंगे, हाँ तो और बनाई, इसका इकरार भी किया फिर हामिद मीर साहब ने अपने कॉलम में कि उस वक्त मानते नहीं थे हम उनकी बात, जरदारी साहब की, कि इनका मतलब सियासत में आने का है और ये सियासी पार्टी बनाएंगे। तो वो जो अंदाज है चीफ जस्टिस का अंदाज थोड़ी था वो, माजत के साथ मेरे साहब, उसके बाद भी जो आया ना उनका भी चीफ उनका भी जस्टिस था का वो तो नहीं, वो तो खैर काफी फिल्मी अंदाज था, फिल्मी अंदाज नहीं उसका। तो एक आदमी मिला मुझे उस वक्त, उसने कहा कि सर ये मेरे से पैसे मांग चुका है ये आदमी, चीफ जस्टिस जो था साकिब निसार ने जी। वो बाद में फिर खुद भी पेश हो गया, साकिब निसार के कोर्ट में पेश हो गया, तुमने मुझसे पैसे मांगे थे जब तुम जब 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 जो लॉ सेक्रेटरी थे, तो उसको धक्के दे के निकाल दिया बाहर, गई पागल है पागल है पागल है, इस तरह कहकर उसको कह दिया। उसको कोई जवाब नहीं बन सका इनको। वो आदमी के साथ मेरी तस्वीर मौजूद है, मैंने अभी देखी। उस आदमी को वैसे जुडिशल काउंसिल जाना चाहिए था, वहाँ एक दरखास्त देते। नहीं सुनता है जब एक मुसीबत ये है कि जब एस्टेब्लिशमेंट साथ होती है तो कोई भी सुनता नहीं है, उसको तो मार देते बेचारे गरीब को, तो बच गया वो तो आप ये बात ना करें। हमने बहुत से में दुख उठाए हैं। अब देखिए ना कि कितने बड़े हज़ारों आदमी मरवा दिए इन्होंने। मैंने ऐसे अल्ताफ़ हुसैन का हम चीख रहे हैं कि ये गद्दार है, ये गद्दार है। अब जब इनकी मर्जी हुई उस दिन इन्होंने गद्दार इनको डिक्लेयर किया। और हम जब कह रहे थे उनके मुंह से 1988 में हम कह रहे, जो जुमले उसने कहे 2016 के 22 अगस्त को, वो जुमले उसने मुझे कह दिए थे 29 मई 1988 को जी। तो भाई मैं जब आपको एक आदमी कह रहा है तो एक जो महाजिर से कहें कि भाई कोई महाजिर गद्दार हो सकता है, भाई क्यों नहीं हो सकता है? कोई भी आदमी गद्दार हो सकता है। बिल्कुल। तो अब जब नवाज शरीफ हो गया, अब वो क्योंकि वो पंजाब का रहने वाला है, कोई पंजाबी उसको गद्दार कहने को तैयार नहीं है। साहब ये गद्दारी करना बहुत बड़ी बात है, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म। भाई वो आदमी ने पाकिस्तान को लूटा है, इंडिया के अंदर वो बनाई है, उससे जो बातें, जिस बात पर आपने बेनज़ीर को बेदखल किया था, सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया था, सिक्योरिटी रिस्क करार दिया था, और ये कहा था कि साहब हम जो भुट्टो को कहा था, भुट्टो ने ये बात क्या कही थी मैं उसमें शिमला में ये कही थी कि जो आपकी दुश्मन है फौज, वो मेरी दुश्मन है। यही बात बेनज़ीर ने राजीव गांधी से कही थी,
और ये बात टेप रिकॉर्ड में मौजूद है आज भी। और यही बात नवाज शरीफ ने उससे कही है मौजूदा वज़ीर आज़म से, जी, जो इंडिया का वज़ीर आज़म है, मोदी से कि आप मुझे दे मौका दे। फिर वहाँ पर आपके वहाँ पर जायदाद है, आप बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन मेरे साहब नवाज शरीफ का और अल्ताफ हुसैन का कंपैरिजन थोड़ा अलग अलग भी है। दैन उससे नवाज शरीफ अल्ताफ हुसैन से ज़्यादा ख़तरनाक है, बिकॉज वो सबसे बड़े सूबे से, ये तो एक गरीब इलाका था। सूबे के भी भाई देखिए ना, पूरे सिंध का भी नहीं था, एक ख़ास इलाके का था, कराची, हैदराबाद, सक्कर, 3 ख़त्म बस। ये तो पूरे पंजाब का बादशाह बनना चाहता है। 62% आबादी को लीड कर रहा है वो इस वक्त, और वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। और आप पंजाब पर तो ये इल्ज़ाम है ना कि साहब इन्होंने तोड़ा है इस पाकिस्तान को, ये अपनी, क्योंकि ये अपनी बालदस्ती चाहते थे पंजाब, क्योंकि वो उनकी जो है बंगालियों की जो थी तादाद ज़्यादा थी जी, वो तादाद अब इन्होंने अपनी तादाद ज़्यादा कर ली। ये भी तो इल्ज़ाम इनके ऊपर है ना जी, तो उसको कैसे धोएंगे? अब ये सारे के सारे, अगर ये ख़तरनाक बात है, ये इस आदमी को अगर आपने बनाया तो इज़ मोर डेंजरस देन अल्ताफ़ हुसैन, क्योंकि ये तो पूरे मुल्क के और राजों की और धमकी दे रहा है। अल्ताफ़ हुसैन ने तो कभी ये नहीं कहा कि साहब मैं राज, उसके बाद क्या राज भी नहीं थे, लेकिन इसके बाद तो राज भी हैं और आपने उसको भेज भी दिया। ये एस्टेब्लिशमेंट की गलती है। इमरान खान ये कहता है कि मैंने तो कहा था कि इसको नहीं जाने देते। नहीं, इमरान खान तो कहते हैं कि मैं तो रहम खा के, शीरी मज़ारी की आंखों में भी आंसू आ गए तो मैं तो डर गया, तो मैंने कहा ठीक है जाने दो भाई। तो लेकिन ड्रामेबाजी को भाई देखिए, बात ये है कि लीडरशिप का ये इम्तिहान है। अगर मैं होता जैन, हम भी तो पिघले थे, लेकिन मेरे अंदर से ये कह रहा था झूठ बोल रहा है। जितना मक्कार ये नवाज शरीफ है, खिलाड़ी और लीडरशिप में यही फ़र्क है। हाँ, क्योंकि समझ मेरा दिमाग में ये, उस वक्त हम भी डरे इस बात का कि अगर मर गया तो यार ये फिर हम पे इल्ज़ाम आ जाएगा। उस वक्त हमने भी एक दफ़ा मौक़िफ़ इख्तियार किया था, लेकिन अंदर से मेरा दिल ये कह रहा था ये मक्कार है। नहीं, वो प्लेटलेट्स ऐसे गिर रहे थे कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। मक्कार आदमी तो ये करता है, इतना बड़ी मक्कारी कैसे कर सकता है? वो प्रेशर था सऊदी अरब का और प्रेशर था अमेरिका का, उसे छुड़वाना चाहते थे और वो मुल्क को तोड़ना चाहते हैं इसके ज़रिए से। अब कहाँ खड़े हो तुम बताइए, मिस्टर एस्टेब्लिशमेंट और मिस्टर इमरान साहब, और ये तुम्हारी ये जो वज़ीर सेहत है, जो मोहतरमा जो हैं, ये जो यास्मीन राशिद को, वो तो सूबाई वज़ीर सेहत है, उनकी थोड़ी देखें ये वो भी तो गवाही दे रही थी। लेकिन ये सारी रिपोर्ट्स गई हैं इमरान खान साहब के निगरानी में, जो डॉक्टर थे उन्होंने सारी ओके की हैं भाई। तो अब इमरान खान को कम से कम इतना तो करना चाहिए, उनको तो लटका देना चाहिए ना यार, कम से कम। पहले तो माफ़ी मांगनी चाहिए आगे पूरे कौम से, माफ़ी भाई हमने जाने दिया, ऐसे आदमी को जाने दिया। ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे मेरे साहब, तो जलसे पे बात कर लें, फिर अमरीकी इलेक्शन पे आ जाएंगे। चलिए जैसे नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ 2 मौज़ूआत हैं, गिलगित जलसा और अमरीकी इलेक्शन, लेकिन पहले हम नेवी की बात कर लेते हैं। एक अच्छी खबर है, बात हुई है कि आज और एडमिरल रिटायर्ड सैयद आरिफुल्लाह हुसैनी साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी आरिफुल्लाह साहब, जनाब मोहतरम एडमिरल साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नसर साहब, बहुत खुशी हुई आपने मदबू किया इस प्रोग्राम में। नहीं, आप इंतहाई मोहतरम शख्सियत हैं हमारे लिए। तो आप इस वक्त भी एडमिरल हैं पाकिस्तान नेवी के। तो ये आज जो है आप नेवी में के लिए खुशखबरी ये है कि तुर्की वज़ीर दिफा यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं। वो उन्होंने एक जहाज़ जो है मलजम क्लास कारोवेट का जहाज़ है, उसकी तकरीब इफ्तिताही तकरीब जिसे हम कह सकते हैं की है, जो जहाज़ जो है सतह आब, ज़ेर आब और फ़िज़ा में मार करने वाले हथियारों और स्टेट ऑफ आर्ट और सेंसर से लैस है। इसकी ज़रा फरमा दीजिए कि ये क्या, किस किस्म का जहाज़ ये बनाने जा रहे हैं तुर्की की मदद से पाकिस्तान? जी हाँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी पेशरफ्त है, और ये प्रोग्राम तो खासा अरसे से पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान इस पे मशवरे हो रहे थे, और पहला जहाज तुर्की में बन रहा है, और ये अब दूसरे जहाज की जो है यानी जैसे आप इमारत की संग बुनियाद रखते हैं, इसी तरह जहाज की, जिसके ऊपर जहाज
तैयार होता है उसको कहते हैं कील, जो उसका सबसे निचला हिस्सा होता है, यानी आप ये समझिए रीढ़ की हड्डी, तो उसको रखा जाता है और फिर उसके ऊपर पूरे जहाज को बनाया जाता है। चुनाचे ये उसकी सेरेमनी थी जो आज गालिबन हुई है, और ये पाकिस्तान और तुर्की के दिफा में मददगार रहेगी। जो हमारा इश्तराक है उनके साथ दिफाई ताउन पे, उसको भी फ़रोग मिलेगा, और पाकिस्तान की जो है वो जंगी जहाज बनाने की सलाहियत में बहुत बड़ा इजाफा होगा। अच्छा, तो ये मैं क्या, समझता ये हूं कि- मलजम क्लास कारोवेट क्या मतलब है इसका, ये क्या है ये? देखें, ये मुख्तलिफ इस्तिलाह होती हैं। आपने सुना होगा डिस्ट्रॉयर होता है, हाँ यानी जी। तबाहकुन जहाज, फ्रिगेट्स होते हैं, कॉर्वेट्स होते हैं, फिर उसके बाद गन बोट्स होती हैं, मिसाइल बोट्स होती हैं। तो आप ये समझिए कि कॉर्वेट जो है वो छोटे से छोटा ऐसा जहाज होता है जो भरपूर जंग करने की सलाहियत रखता है। फ्रिगेट उससे थोड़े बड़े होते हैं और डिस्ट्रॉयर उससे और ज्यादा बड़े होते हैं, तो उन पे खासी लागत आती है। चुनाचे पाकिस्तान और तुर्की ने ये फैसला किया कि हम कॉर्वेट साइज के जहाज, यानी कॉर्वेट किस्म के जहाज बनाएं जिनकी जो अस्करी कुव्वत है या जंगी कुव्वत है वो भरपूर हो और उस पर लागत भी कम आए। बहुत अच्छा हो गया। तो फिर ये आप समझते हैं कि ये 2024 तक हमें 2 जहाज मिल जाएंगे? जी, उससे पहले ही आने शुरू हो जाएंगे। पहला जहाज तो थोड़ा पहले आएगा, फिर ये जहाज 2024 में आएगा, उसके साथ और भी जहाज आएंगे और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। ये इसकी पहली साख्त बनाई जा रही है और हो सकता है चंद सालों के बाद इसकी साख्त में मजीद इसमें इजाफा किया जाए और उनको बेहतर किया जाए। अच्छा, मतलब बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान का जो है चीन के साथ साथ में तुर्की के साथ में भी ताउन बढ़ गया है जब बहरी जहाज़ों के सिलसिले में। ये एक बड़ी अच्छी पेशरफ्त है। जी बिल्कुल, चीन के साथ ही हमारा ताउन है और अब तुर्की के साथ भी है। हमारा ताउन जो है वो फ्रेंच के साथ भी रहा है और पाकिस्तान के पास माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि जंगी जहाज और सबमरीन बनाने की भरपूर सलाहियत है और उसमें इंशाल्लाह इजाफा होगा और हुकूमत भी इस तरफ तवज्जो दे रही है। ये बहुत खुशाइन बात है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब एडमिरल सैयद आरिफुल्लाह हुसैनी साहब। हम आपके मशकूर हैं कि हमें आज आपने ये बहुत अहम गुफ्तगू की है जो कि नाज़रीन किराम को मालूम नहीं था कि मुलजम क्लास कॉर्वेट क्या होता है, जो आपने बता दिया। आपका इंतहाई मशकूर है कि आपने वक्त दिया जनाब जी। अच्छा, अब आ जाएँ अमरीकी इंतखाबात की तरफ। जैन साहब, आज ये अमेरिकी इंतखाबात जो होने जा रहे हैं, इसमें ये एक बड़ा ट्रिकी काम है। अब इसमें बज़ाहिर तो ये नज़र आता है कि जो उनकी पैटर्न है अमेरिका के इंतखाबात का, उसमें ट्रंप को दोबारा जिताने की कोशिश की जाएगी। जी। इसलिए कि ये पहले हर सदर को वो 2 टर्म देते रहे हैं। इवन काले अमेरिकन को भी 2 टर्म दिए हैं, बराक ओबामा जिसने को कि दिया तबाही था। मचा दी है पूरे अमेरिकी माशरे के अंदर के काला आदमी हमारे पर कैसे हुक्मरानी कर रहा है। जी। तो उसके बाद में अब ट्रंप को नहीं देंगे तो फिर उनके यहाँ बगावत हो जाएगी। तो एक तो इम्कान ये है कि ये दे दें, दूसरा ये है कि क्योंकि ये आदमी बहुत ही बेवकूफ़ आदमी है। लेकिन अजीब बात यह है कि अफ़गानिस्तान वाले चाहते हैं कि ट्रंप जीत जाए क्योंकि वो फिर अफ़गानिस्तान में जो माहिदा हुआ वो उसकी तकमील हो जाए। तो लेकिन वो तकमील ये है कि वहाँ की वो जो है क्या कहते हैं आपकी एस्टेब्लिशमेंट जो है वहाँ की जो पेंटागन है वो रुकावट बनी हुई है। वो अपने अड्डे खाली नहीं करना चाहती, जलालाबाद और ख़ुसूसन कंधार का तो खाली नहीं करना चाहती है। पाकिस्तानी का वोट बैंक बहुत अहम है क्योंकि अगर पाकिस्तानियों ने वोट नहीं दिया ट्रंप को तो ये तो उसमें कई अजीब वाक़यात हुए हैं कि पाकिस्तान के वॉइस ऑफ अमेरिका के अंदर 5 पाकिस्तानियों को निकाल दिया है। वॉइस ऑफ अमेरिका के उन्होंने क्या किया, उर्दू के अंदर जो है ट्रंप के ख़िलाफ़ चला दिया है, अपना पैगाम चला दिया उर्दू के अंदर। लेकिन जो कुछ भी हो, लेकिन अब बहरहाल दूसरा ये है कि एक तो बड़ा अफसोसनाक वाक़या ये हुआ है कि हज़ारगंजी जो कि कोयटा का एक इलाका है और इसमें हज़ारा के लोग रहते हैं, वहाँ पर एक बम का धमाका हुआ है जो कि बम का एक नस्ब था एक मोटरसाइकिल पर। उसमें कई अफराद जहाँ बाक हो गए हैं। तो अब वो अल्लाह उन्हें अपने रहम फरमाए और ये तादाद जो है जितने न बढ़े ज़्यादा। जी, हमें उम्मीद करते हैं क्योंकि ये वाक़या तो अच्छा, ये कहा भी जा रहा था थी कि भाई ऐसा ये वाक़या होना है। जी।
दूसरा ये है कि उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि मुहर्रम के अय्याम में ये लोग फेल हुए हैं दहशतगर्द, तो ये मुहर्रम के जो आखिरी जो मामला चल रहे हैं जो वो उसमें इनको कोई ना कोई अपना कार्रवाई दिखानी थी कि साहब हमने जो इनके जो अय्याम थे अय्याम अज़ा के आखिरी दिनों में तारीख अब में कोई ना कोई गड़बड़ करनी थी वो उन्होंने कर दी है। अब बहरहाल एक बात है कि कोटा का जलसा तो बहुत मेरे ख्याल में कामयाब यानी कहा जा सकता है उसको। वो ये कहते हैं कि साहब ये आवाम का तो फैसला आ गया है, लेकिन अब इन जलसों से फैसला थोड़ी आता है जनाब वाला। बिल्कुल ठीक है। लेकिन बिलावल ने वहाँ पर अदम शिरकत की है और एस्टेब्लिशमेंट ने को और उसको वहाँ पर जो है बिजी रख दिया है गिलगित-बल्तिस्तान में, और शायद ये वादा वही दिए हो गए हों कि अगर आप इनके जलसों में शरीक ना हो और तो फिर हम आप गिलगित-बल्तिस्तान में आपके जिताने में आपको मदद कर सकते हैं। तो अब बहरहाल पीपीपी फिर नवाज शरीफ साहब से फैसला करने के लिए उनको नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है उसको बाई करने के लिए कोई तैयार नहीं। इवन जो है वो ख़ुद मुस्लिम लीगी हैं वो तैयार नहीं है। लेकिन एक बात बहुत गलत हुई है जिस पर हम एहतजाज करते हैं कि ये कैसे हुआ है कि आप राजा ज़फ़रुल हक जैसे आदमी को, अजीम शख्सियत को, जो कि पाकिस्तान का एक बेहतरीन मुहब्ब वतन पाकिस्तानी है, उस आदमी के ख़िलाफ़ आपने गद्दारी का मुकदमा कैसे कायम कर लिया? मुझे ये बता दें। ये उस आदमी पर मुकदमा बनना चाहिए जिस आदमी ने ये मुकदमा बनाया है कि जो राजा ज़फ़रुल हक जैसे आदमी पर, जो कि ख़ुद हमारा मुहिब है, हम जानते हैं कि वो इससे बढ़कर पाकिस्तानी हम अब कोई और है नहीं, राजा ज़फ़रुल हक पे आपने कैसे मुकदमा बनाया? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो अब और दूसरे लोग भी, बहुत से लोग जो शरीफ आदमी हैं उनके पर वो कैसे अगर पाकिस्तानी मैंने हो सकते हैं, मैंने नवाज शरीफ हो सकता है लेकिन राजा ज़फ़रुल हक नहीं हो सकते हैं। तो ये आप गलतियाँ ऐसी करते हैं तो आप सारी चीज़ को जो है भंड मारते हैं हर बात के अंदर, जिसमें आपको दिमाग ख़राब था कि जैसे जहाँ भी नाम राजा ज़फ़रुल हक का आया था वहाँ उसको काट देते। भाई वो अगर शरीक हो गया इजलास में तो आपको गद्दार हो गया। कमाल की बात करते हो तुम, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, कोई इस तरह की बातें करते हो। बात मामला में बड़ी सूझबूझ की ज़रूरत होती है, बहुत सूझबूझ की ज़रूरत होती है। और ऐसे बड़े आदमियों का नाम लेना जिसने कि पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हों, जिसने इतने बरसों तक वज़ारत की में हिस्सा लिया हो और एक लफ्ज़ भी पाकिस्तान का कोई राज उन्होंने आउट नहीं किया हो, और कोई बदमानी का इल्ज़ाम भी, कोई बदमानी नहीं की है। देखो उसके बेटे को नहीं बनाया इसने, शहबाज शरीफ ने वज़ीर, जिसका पूरा हक था बनने का, इसके बावजूद भी उसने कोई एहतजाज तक नहीं किया मुस्लिम लीग में, चेयरमैन बना दिया। यानी शरीफों की वो एक सिंबल है जी, वज़ादार आदमी है जी। उस आदमी का नाम तुमने जुर्रत कैसे की कि उसका नाम गद्दारी का मुकदमा उसके खिलाफ काम किया? बिल्कुल आपके पर आप ऐसे जैसे लोग जो है मुल्क चलाएंगे फिर जी। ठीक है, प्रोग्राम के वक्त ख़त्म हुआ। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।